भगवंत दास से अंतिम में पार्ट था मित्रों, जब हमने छोड़ा था वहां पर भगवंत दास तक पढ़ लिया था। अब देखिए मित्रों, भगवंत दास के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है उसका पुत्र मान सिंह प्रथम। हाँ, भगवंत दास के बाद में मान सिंह प्रथम, शासनकाल 1589 से 1614 ईस्वी तक। 1589 ईस्वी से 1614 ईस्वी तक, हाँ, इनका शासनकाल रहा था। हाँ, बिल्कुल यही टाइम रहेगा। एक 12 बजे रहता है, मेवाड़ की इतिहास की क्लास 12 बजे होती है और आमेर का इतिहास 2 बजे रहता है, ठीक है। अब देखिए मित्रों, मान सिंह प्रथम की चर्चा करते हैं, जो भगवंत दास का पुत्र था, इसकी चर्चा करते हैं। इनका जन्म मित्रों वो हुआ था दिसंबर 1550 को आमेर के मौजमाबाद गांव में। हाँ, मान सिंह प्रथम का जन्म मित्रों दिसंबर 1550 को आमेर के मौजमाबाद गांव में हुआ था। इनका जो 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, देखो, इनका प्रथम राज्याभिषेक एक हुआ था, दूसरा राज्याभिषेक। हाँ, प्रथम राज्याभिषेक कब हुआ था मित्रों? प्रथम राज्याभिषेक हुआ था इनका 1589 में। कहां पर हुआ था? बिहार में। कहां पर हुआ था? बिहार में, पटना में हुआ था इनका प्रथम राज्याभिषेक। तो इनका प्रथम राज्याभिषेक मित्रों बिहार में हुआ था। हाँ नीलम जी, एक बार वो प्रश्नों वाली क्लास एक बार नहीं होगी, नेक्स्ट मंथ में होगी, इस मंथ में ओनली हिस्ट्री चलेगी आपकी। हाँ ठीक है। हाँ, तो प्रथम राज्याभिषेक मित्रों 1589 में बिहार में हुआ था, पटना में। और जिस समय भगवंत दास की मृत्यु हुई थी वो उस समय मित्रों मान सिंह बिहार अभियान पर थे, यानी बिहार के अभियान पर भेज रखा था अकबर ने उन्हें। और यहीं पर बिहार अभियान के दौरान ही है इन्हें पता चला कि इनके पिता की है वो मृत्यु हो चुकी है। तो इनके पिता की जब मृत्यु हुई तो वह बिहार में थे और इनका प्रथम राज्याभिषेक बिहार में हुआ था मित्रों, ठीक है। दूसरा राज्याभिषेक इनका हुआ था आमेर में 14 फरवरी, और ये डेट तो सबको याद है, आपको भी। 14 फरवरी 1590 आमेर में। 14 फरवरी 1590 को आमेर में इनका दूसरा राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है मित्रों। ये ध्यान रखना, जो कच्छावा वंश है, इस कच्छावा वंश में ये सबसे प्रतापी शासक था। कच्छावा वंश का सबसे प्रतापी शासक, कच्छावा वंश का सबसे प्रतापी शासक, कच्छावा वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है मित्रों? वो यही थे, बिल्कुल। हाँ, सब जानते हैं 14 फरवरी। तो 14 फरवरी 1590 को इनका दूसरा राज्याभिषेक या विधिवत राज्याभिषेक है वो आमेर में हुआ था। सबसे प्रतापी शासक है आमेर का। और मित्रों ये 12 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में मुगलों की अधीनता में चले गए थे। तो 12 वर्ष की उम्र में अकबर की अधीन चली गई, या अकबर से अकबर की अधीनता में चले गए। अर्थात अकबर से ये कब मिले थे? अकबर से इनकी मुलाकात हुई थी मित्रों 10 जनवरी। कब हुई थी? 10 जनवरी 1562 को। 10 जनवरी 1562 को अकबर से ये मिले थे मित्रों आमेर में सबसे पहले। हाँ, तो अकबर से इनकी मुलाकात है मित्रों 10 जनवरी 1562 को हुई थी सबसे पहले 12 वर्ष की उम्र में। जब ये 12 वर्ष के थे मित्रों, और 12 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने है वो अकबर की शरण में ये चले गए थे। बात की जाए कुल कितने वर्षों तक मुगलों की अधीनता की या मुगलों के नीचे रहे ये, मुगलों की सेवा की, तो मित्रों ये मुगलों की कुल 52 वर्षों तक, हाँ, कुल 52 वर्षों तक मुगल सेवा की। कुल 52 वर्षों तक मुगल सेवा की।
कुल 52 वर्षों तक मित्रों इन्होंने मुगलों की सेवा की थी। और वो 52 वर्षों की बात की जाए मित्रों, वो 52 वर्ष कैसे थे, तो देखिए मित्रों इन्होंने सबसे पहले 1562 से लेकर, हाँ तो जब 1562 में ये अकबर की शरण में गए थे, तो यहां से लेकर है इन्होंने 1405 ईस्वी तक है, 1405 ईस्वी तक तो अकबर के अधीन रहे थे। 43 वर्षों तक है इन्होंने अकबर की अधीनता की थी, 43 वर्षों तक तो ये अकबर के अधीन रहे थे। उसके बाद में 1509 से लेकर, हाँ 1605 से लेकर 1614 तक, 1605 में जब अकबर की मृत्यु हो गई थी, तो अकबर की मृत्यु के पश्चात है ये उसका पुत्र था जहांगीर, और जहांगीर के काल में इन्होंने 9 वर्ष रहे थे। 1605 से लेकर 1614 तक जहांगीर के सेवा की थी। 43 वर्षों तक रहे थे अकबर की सेवा में और 9 वर्ष रहे थे जहांगीर की सेवा में, तो कुल हो गए 52 वर्ष। 43 और 9 हो गए 52 वर्षों तक इन्होंने मुगलों की सेवा की थी। अकबर के नवरत्नों में से एक थे, अकबर के जो 9 रत्न थे, नवरत्न थे, उन नवरत्नों में से एक कौन थे मित्रों, वो थे मान सिंह। मान सिंह के अलावा भी मित्रों इसके कई नवरत्न थे अकबर के, जैसे बिरबल है, अबुल फजल है, फेजी है, अब्दुल रहीम खान खाना है, इसके अलावा टोडरमल है, तानसेन है, हुक्म हकाम है, मुल्लादा प्याजा है। ये सारे के सारे 9 रत्न थे अकबर के, और उन 9 रत्नों में से एक नवरत्न है, वो कौन था मित्रों, वो आपका मान सिंह था। कौन था, मान सिंह। तो अकबर के नवरत्नों में से एक कौन था, मान सिंह था। तो मान सिंह प्रथम का सामान्य परिचय देखिए मित्रों, जन्म इनका 1550 दिसंबर में हुआ था आमेर के मोजमाबाद में। प्रथम राज्याभिषेक बिहार में हुआ था 1589 में। दूसरा राज्याभिषेक 14 फरवरी 1590 में हुआ था आमेर में। कच्छावा वंश का सबसे प्रतापी शासक है वो आपका है मित्रों मान सिंह। 12 वर्ष की उम्र में अकबर के अधीनता में चले गए थे। 10 जनवरी 1562 को अकबर से सबसे पहले मुलाकात बैराट में हुई थी इनकी, बैराट जयपुर में। और इन्होंने कुल 52 वर्षों तक मुगलों की सेवा की। और जो प्रारंभ के 43 वर्ष थे, हाँ प्रारंभ के 43 वर्ष थे, वो 43 वर्ष है, 43 ईयर्स तो अकबर की सेवा में रहे। अगले 9 वर्ष है वो है जहांगीर की सेवा में ये रहे थे। तो कुल 52 वर्षों तक इन्होंने मुगलों की सेवा की थी। ठीक है मित्रों, अब देखिए मित्रों, अब चर्चा करते हैं इनकी जो प्रमुख सैनिक अभियान है। हाँ, मान सिंह के प्रमुख सैनिक अभियान, हाँ मान सिंह के प्रमुख सैनिक अभियान। तो प्रमुख सैनिक अभियान है, उनमें सबसे पहले मान सिंह का प्रथम सैनिक अभियान कौन सा था मित्रों, प्रथम सैनिक अभियान, तो सबसे पहले रणथंभौर अभियान। (1569) मान सिंह का प्रथम सैनिक अभियान। और ध्यान रखना मित्रों, जो रणथंभौर अभियान है उसमें मान सिंह को नहीं भेजा गया था। रणथंभौर अभियान पर है अकबर ने भेजा था किसे, मान सिंह के पिता। मान सिंह के पिता कौन थे, भगवंत दास को। और अपने पिता भगवंत दास के साथ कौन था इस समय, वो कौन था, मान सिंह। तो रणथंभौर अभियान पर अपने पिता भगवंत दास के साथ मान सिंह थे। रणथंभौर अभियान के दौरान अपने पिता भगवंत दास के साथ कौन थे, मान सिंह। और रणथंभौर अभियान के दौरान मित्रों, यहाँ का जो शासक था सुरजनहाड़ा, उस सुरजनहाड़ा को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया था। किसने, हाँ भगवंत दास और मान सिंह ने। तो यहाँ के शासक सुरजनहाड़ा को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए, अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। हाँ,
तो रणथंभौर अभियान है वो सबसे पहला अभियान था। हाँ, सबसे पहला अभियान था मित्रों, रणथंभौर अभियान है वो इनका सबसे पहला अभियान था। और उसी अभियान पे इन्होंने अपने पिता के साथ गए थे और अपने पिता भगवंत दास के साथ रणथंभौर के शासक है सूरजनहाड़ा को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया था। और ये इनका प्रथम अभियान था मानसिंह का, जिसमें ये सैनिक अभियान के रूप में गए थे। ठीक है, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में आगे चले। नहीं, मानसिंह इनका भगवंत दास का दत्तक पुत्र नहीं था भाई। ये सिर्फ और सिर्फ आपको वो जमुआई माता के जो शिलालेख से वहां से इनका विवरण मिलता है कि जो जमुआ रामगढ़ प्रशस्ति है, जमुआ रामगढ़ प्रशस्ति में जरूर एक जगह इस बात का लिख रखा है कि ये भगवंत दास का दत्तक पुत्र था, बल्कि अन्य स्रोतों से यही पता चलता है। बाकी इतिहासकार यही कहते हैं कि ये भगवंत दास का पुत्र ही था। ठीक है, दत्तक पुत्र नहीं था। हाँ, हाँ, तो सबसे पहले हमने पढ़ा मित्रों रणथंभौर अभियान। ठीक है, इसके बाद में आता है गुजरात अभियान। मानसिंह का कौन सा अभियान आता है मित्रों? गुजरात अभियान। नेक्स्ट अभियान कौन सा मित्रों? गुजरात अभियान। गुजरात अभियान 1572। तो अकबर ने गुजरात पर इन्हें क्यों भेजा? गुजरात अभियान के दौरान क्यों भेजा? क्योंकि गुजरात का जो मित्रों शासक था शेर खां फलोदी, और शेर खां फलोदी ने मित्रों जो मानसिंह है अकबर है, इस अकबर के विरुद्ध है वो विद्रोह कर दिया था। गुजरात के शासक शेर खां फलोदी ने गुजरात में अकबर के विरुद्ध क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। तो शेर खां फलोदी के विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने किसको भेजा था? मानसिंह प्रथम को भेजा था। किसे भेजा था मित्रों? मानसिंह प्रथम को भेजा था। तो गुजरात अभियान 1572। तो गुजरात के शासक शेर खां फलोदी शेर खां फलोदी के विद्रोह को दबाया। गुजरात के शासक शेर खां फलोदी के विद्रोह को किसने दबाया मित्रों? वो दबाया था मानसिंह प्रथम ने अकबर के कहने पर, और इस विद्रोह को दबाकर है वो फिर है अकबर की सेवा में प्रस्तुत हुआ था। ठीक है मित्रों, इसके बाद में देखिए मित्रों डूंगरपुर अभियान। इन अभियानों की मित्रों ये जो तिथि है वो ध्यान रखना, वर्ष ध्यान रखना, पूछ सकते हैं कि गुजरात अभियान पर कब गया था, काबुल कब गया था, रणथंभौर अभियान पर कब गया था, है ना। तो डूंगरपुर अभियान पर कब भेजा था इसे? अकबर ने 1573 में अकबर ने मानसिंह को डूंगरपुर अभियान पर कब भेजा मित्रों? हाँ, कब भेजा था मित्रों? 1573 में भेजा था। और डूंगरपुर अभियान पर क्यों भेजा था? तो डूंगरपुर का शासक महारावल आस्करण था मित्रों, और उस समय आस्करण है वो है उस आस्करण को, डूंगरपुर महारावल आस्करण को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए यहाँ पर है वो मानसिंह ने आक्रमण किया था। तो डूंगरपुर के महारावल आस्करण को इस युद्ध में इसने हराया और अकबर की अधीनता को स्वीकार किया। किसने? आस्करण ने। तो डूंगरपुर अभियान के दौरान मानसिंह ने किस शासक को हराया? तो वो कौन था? डूंगरपुर का महारावल आस्करण। ठीक है मित्रों, तो महारावल डूंगरपुर महारावल आस्करण को युद्ध में हराया। डूंगरपुर महारावल आस्करण को युद्ध में हराया। और मित्रों आपको यह भी ध्यान रखना है कि अकबर ने इस मानसिंह को किस अभियान पर जाते समय यह कहा था कि मानसिंह अब आप है महाराणा प्रताप को भी अपने अधीन लाने का प्रयास करें।
तो ध्यान रखना, जब डूंगरपुर अभियान पर भेजा था महाराणा इसे मान सिंह को जब डूंगरपुर अभियान पर भेजा था अकबर ने, तो अकबर ने इस मान सिंह से कहा था कि अब आप धीरे धीरे प्रताप को, महाराणा प्रताप जो बचा है मेवाड़ का शासक है, उस मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को भी है अपने अधीन लाने का प्रयास करें। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अकबर ने सबसे पहले किस अभियान पर भेजते समय इस मान सिंह से कहा था कि अब आप प्रताप को भी अपने अधीन लाने का प्रयास करें। तो किस अभियान के तहत कहा था मित्रों? डूंगरपुर अभियान के तहत। ठीक है मित्रों, तो इसी अभियान पर भेजते समय अगर डूंगरपुर अभियान पर भेजते समय अकबर ने मान सिंह से कहा था कि अब महाराणा प्रताप को भी अधीन लाने का प्रयास करें। तो ये आपको ध्यान में रखना मित्रों, महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने का जो प्रयास है, वो किस अभियान के तहत भेजा था? डूंगरपुर अभियान के दौरान इसको कहा था। अब मित्रों, जो महाराणा प्रताप है, इस महाराणा प्रताप को मनाने के लिए जो 4 शिष्टमंडल भेजे थे, हमने जब वहां पर मेवाड़ का इतिहास चल रहा है मित्रों, जब महाराणा प्रताप पढ़ेंगे तो वहां पर उन 4 शिष्टमंडलों की भी चर्चा करेंगे। जो 4 शिष्टमंडल, जो मान सिंह भी उनमें शामिल था, उन 4 शिष्टमंडलों में प्रताप को मनाने के लिए भेजे थे। उन 4 शिष्टमंडलों में सबसे पहले कौन था? किसे भेजा था? जलाल खां को भेजा था ना। जलाल खां को सबसे पहले भेजा था। उसके बाद में किसे भेजा था? मान सिंह को। तो जलाल खां के बाद में मान सिंह को भेजा था। मित्रों जून 1573 में। कब भेजा था? जून 1573 में। प्रताप को मनाने के लिए मान सिंह को कब भेजा गया? जून 1573 में भेजा गया। प्रताप को मनाने के लिए मान सिंह को कब भेजा गया मित्रों? जून 1573 में है। मान सिंह को है प्रताप को अधीन करने के लिए वहां पर भेजा गया था। और इसकी हम चर्चा वहां पर मेवाड़ के इतिहास में भी करेंगे। जब यहाँ पर वो जाते हैं उदय सागर झील के किनारे, इनकी मुलाकात होती है और उदय सिंह यहाँ पर जो प्रताप का पुत्र है वो मान सिंह के साथ है, वो खाने के लिए बैठता है। उन दोनों में क्या क्या बातें होती है, वो सारी की सारी जो भी बातें हैं, उन बातों का उल्लेख है। कौन सा इतिहासकार इस जो इनकी वार्तालाप हुई थी उस वार्तालाप के बारे में क्या क्या कहता है, वो सारी चर्चा हम करेंगे मेवाड़ के इतिहास में। जब महाराणा प्रताप पढ़ेंगे वहां पर इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्रताप को मनाने के लिए मान सिंह को जून 1573 में यहां पर भेजा गया था। इसके बाद में इन्हें भेजा था हल्दी घाटी अभियान पर। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है मित्रों, वो हल्दी घाटी का युद्ध भी हम महाराणा प्रताप को पढ़ेंगे, उस समय डिटेल में पढ़ेंगे। कब हुआ था? 1576। 1576 जून 1576 18 जून। तो 1576 18 जून को जो युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो हल्दी घाटी के अभियान पर भेजा था। और हल्दी घाटी का जो अभियान था, इस अभियान के दौरान यानी जो मान सिंह है, इसके जीवन का एकमात्र ऐसा युद्ध जिसमें मान सिंह ने किसी सेना का क्या बनाया गया था? मान सिंह को सेनापति बनाया गया था। तो हल्दी घाटी युद्ध के दौरान मान सिंह को यहाँ पर अकबर की सेना का क्या बनाया गया था? सेनापति। तो अकबर की सेना का एक सेनापति बना था मान सिंह। वो किस युद्ध में बना था? हल्दी घाटी। और इस हल्दी घाटी के युद्ध की हम चर्चा, एक जो महाराणा प्रताप हमारा जो 2-3 दिन में मेवाड़ में चल रहा है हमारा, इसके बाद में जो सांगा के बाद में आगे शासक आएंगे, उनके बाद में जो महाराणा प्रताप जब शासक आएगा मित्रों महाराणा प्रताप, तो प्रताप जब पढ़ेंगे तो हल्दी घाटी के युद्ध को डिटेल में वहां पर हमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हल्दी घाटी के युद्ध में मित्रों मान सिंह के जीवन का यह प्रथम युद्ध था, जिसमें मान सिंह को क्या बनाया गया था मित्रों? सेनापति बनाया गया था। क्या बनाया गया था? किसी युद्ध का सेनापति बनाया गया था। नमस्कार द्रौपदी जी,
अभी कई मित्र अब आ रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, क्लास बीच में चल रही तो नमस्कार करने की जरूरत नहीं, आप आ जाए करो, सीधा पढ़ लिया करो। स्टार्टिंग में क्या है 5-4 मिनट होती है तो आप अपना कमेंट्स कर सकते हो, जो भी करते हो, नमस्कार, राम राम, खम्मा गणी, जो भी है। अब देखो थोड़ी सी क्लास डिस्टर्ब होती है ना। हाँ, अब देखिए मित्रों, हल्दी घाटी अभियान के बाद में नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद में देखिए, हाँ, इसके बाद में काबुल अभियान। काबुल अभियान 1581। हाँ, 1581 में कहां पर भेजा जाता है इसे? काबुल अभियान पर भेजा जाता है मित्रों। हाँ, काबुल अभियान पर कब भेजते हैं? 1585 में भेजते हैं मान सिंह को अकबर काबुल अभियान में। और काबुल अभियान पर क्यों भेजते हैं? यहां पर एक था मिर्जा हाकिम। कौन था मित्रों? मिर्जा हाकिम। काबुल का कौन था मित्रों? मिर्जा हाकिम। और इस मिर्जा हाकिम के विद्रोह को दबाने के लिए, मिर्जा हाकिम के विद्रोह को दबाने के लिए, मिर्जा हाकिम के विद्रोह को दबाने के लिए वहां पर काबुल भेजा था। किसे? मान सिंह को अकबर ने काबुल भेजा था 1581 में। तो इस मिर्जा हाकिम के विद्रोह को दबाया किसने? मान सिंह ने। काबुल में मिर्जा हाकिम के विद्रोह को किसने दबाया मित्रों? मान सिंह ने। और मान सिंह ने मिर्जा हाकिम के जब विद्रोह को दबाया तो यहां पर है अकबर ने प्रसन्न होकर इसे काबुल की सूबेदारी दी। काबुल की क्या दी मित्रों? सूबेदारी। तो काबुल की सूबेदारी कब मिली इसे? काबुल की सूबेदारी कब मिली? सूबेदारी अर्थात गवर्नर बनाया गया काबुल का, वो कब बना? 1585 में। 1585 से लेकर 87 तक। ये प्रश्न भी आपको ध्यान में रखना है कि मान सिंह को कहां कहां की सूबेदारी मिली थी या कहां कहां का है उसे गवर्नर बनाया था। तो सबसे पहले उसे काबुल का, एक एक करके पढ़ेंगे हम। काबुल के बाद में बिहार का गवर्नर बनाया, बिहार के बाद में, हाँ, बिहार के बाद में है वो बंगाल का गवर्नर उसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले इसे काबुल का सूबेदारी मिली, काबुल का गवर्नर बनाया गया था। ठीक है। तो ध्यान रखना, काबुल अभियान के दौरान 1581 में यहाँ पर मिर्जा हाकिम का विद्रोह हुआ था। उस मिर्जा हाकिम के विद्रोह को किसने दबाया था मित्रों? मान सिंह ने। और इससे अकबर ने प्रसन्न होकर इसे बिहार, इस काबुल का क्या बना दिया? सूबेदार, काबुल का गवर्नर बना दिया 1585 में। और 1587 तक रहा, 2 वर्षों तक इसे सूबेदारी मिली यहाँ की। ठीक है। इसके बाद में मित्रों नेक्स्ट आएगा हमारा जो बिहार की सूबेदारी है वो। हाँ, तो एक बार जितना हमने पढ़ा है उसको वापस एक बार रिपीट कीजिए मित्रों। सबसे पहले देखो गुजरात अभियान, इससे पहले हमने रणथंभौर अभियान पढ़ लिया है। गुजरात अभियान 1572 में। तो किसके विद्रोह को दबाया? यहाँ पर शेर खां पलोदी है, गुजरात का शासक था, इसे हराया था। ठीक है मित्रों। डूंगरपुर अभियान के दौरान 1573 में किसे हराया? महारावल आसकरण डूंगरपुर का शासक था, उसे हराया, अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई। इसी अभियान पर भेजते समय, डूंगरपुर अभियान पर भेजते समय अकबर ने मान सिंह से क्या कहा था कि अब महाराणा प्रताप को भी धीरे धीरे अपने अधीन लाने का प्रयास करे। और महाराणा प्रताप को मनाने के लिए अकबर ने जो 4 शिष्टमंडल भेजे थे उनमें से जो 2 नंबर था, वो 2 नंबर कौन था? मान सिंह था। जून 1573 में इसे भेजा गया था। हल्दी घाटी अभियान 1576 में मान सिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध में क्या किया था? सेनापति बना था। मान सिंह के जीवन का प्रथम युद्ध जिसमें मान सिंह ने किसी युद्ध का सेनापति बनाया गया था, वो युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। उसके बाद में काबुल अभियान 1581। यहाँ पर जो मिर्जा हाकिम था मित्रों, इस मिर्जा हाकिम के विद्रोह को किसने दबाया था? मान सिंह ने दबाया था। इसलिए अकबर ने यहाँ पर काबुल का क्या बना दिया? इसे काबुल का सूबेदार किसे बना दिया? मान सिंह को काबुल का गवर्नर बना दिया। हाँ, 1585 में बनाया था और 1587 तक इसे काबुल का क्या बनाया गया था? गवर्नर बनाया गया था या सूबेदारी मिली थी। ठीक है। तो मित्रों एक बार आप धीरे से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आगे चलते हैं। देखिए मित्रों, कौन सी एग्जाम कब क्या होगी ये सारी कोरोना पर डिपेंड है। देखिए कोरोना जिस प्रकार से बढ़ रहा है उसको देखते हुए नहीं लग रहा कि कोई एग्जाम हो पाएगी। जब इसका कोई इलाज होगा तो ही कोई एग्जाम है वो हो पाएगी, है ना। मेवाड़ का इतिहास भी हो जाएगा भानुजी हाड़ा, धीरे धीरे हो जाएगा। देखिए 1 बाय 1 करके ले रहे हैं हम, 2 क्लास आपकी एक साथ ले रहे हैं। इनमें से जो भी पहले हो जाएगा, आमेर हो चाहे मेवाड़ हो, उसके बाद में नया टॉपिक आपके जैसे क्रांति वगैरह है या जो भी होगा उसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।
अब देखो बताने को तो आपको ही पता है कि जुलाई में भी एग्जाम बता रही थी, जुलाई में एग्जाम वो करवा देंगे, अगस्त में वो करवा देंगी, लेकिन जैसे जैसे कोरोना बढ़ता गया सारी की सारी एग्जाम पोस्टपोन होती गई, आगे बढ़ा दी गई। जुलाई वाली अगस्त में कर दी, फिर अगस्त वाली सितंबर में कर दी। तो जब तक इसका कोई वैक्सीन वगैरह नहीं आ जाती तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई एग्जाम संभव है। हाँ बिल्कुल, एग्जाम है वो सारी कोरोना पर टिकी हुई है ना, सबको पता है ये। अब देखिए मित्रों, हम पढ़ रहे हैं जो मान सिंह के जो सैनिक अभियान है, और सैनिक अभियान में मित्रों हमें काबुल अभियान तक पहुंच गए हैं। ठीक है मित्रों, काबुल के बाद में देखो बिहार की सूबेदारी, बिहार अभियान या बिहार की सूबेदारी। तो देखो मित्रों, काबुल की सूबेदारी मिल गई है, बिहार की सूबेदारी। ये ध्यान रखना मित्रों, मान सिंह के जीवन काल में उसे 3 जगह का जो सूबेदारी मिली थी, 3 जगह का गवर्नर बनाया गया था। अब वो कौन कौन से थे? हाँ ठीक है, हाँ तो बिहार की सूबेदारी 1587 से लेकर 94 तक, हाँ 1587 से 94 तक, अर्थात 7 वर्षों तक बिहार की सूबेदारी मिली। किसे? मान सिंह को। ठीक है मित्रों, अब बिहार की जब सूबेदारी मिली तो बिहार की सूबेदारी के दौरान बिहार का एक गिद्धौर स्थान है, कौन सा है? गिद्धौर। और गिद्धौर का राजा था, गिद्धौर का राजा था पूर्णमल। गिद्धौर के राजा कौन थे? पूर्णमल। इस पूर्णमल के साथ युद्ध हुआ, हाँ, और पूर्णमल को युद्ध में किसने हराया मित्रों? मान सिंह ने। बिहार की सूबेदारी के दौरान बिहार का गिद्धौर था मित्रों, और गिद्धौर का राजा कौन था? गिद्धौर का राजा था मित्रों पूर्णमल। और इस पूर्णमल को युद्ध में किसने हराया मित्रों? गिद्धौर के राजा पूर्णमल को युद्ध में हराया। मित्रों बिहार की सूबेदारी के दौरान ही इसने उड़ीसा विजय प्राप्त की थी। बिहार की सूबेदारी के दौरान ही मान सिंह ने कौन सी विजय प्राप्त की? उड़ीसा। और ये उड़ीसा विजय बिहार की सूबेदारी के दौरान ही 1592 में प्राप्त की थी। यहाँ पर एक अफगानी शासक था, उड़ीसा पर अधिकार किसका था? अफगानी शासक। और अफगानी शासक था कतलू खां। कौन था? कतलू खां। वह उसके पुत्र कतलू खां वह उसके पुत्र नासिर मोहम्मद को हराया। नासिर मोहम्मद या नासिर मोहम्मद खां को हराया। यानी बिहार की सूबेदारी, हाँ बिहार की सूबेदारी के दौरान मित्रों, बिहार की सूबेदारी के दौरान ही मान सिंह ने कौन सी विजय प्राप्त की? उड़ीसा विजय। और उड़ीसा विजय मित्रों कब प्राप्त हुई? 1592 में। और 1592 में उड़ीसा पर अधिकार किसका था? अफगान शासक था। अफगान शासक कौन था? अफगान का शासक था कतलू खां। और कतलू खां और उसका बेटा कौन था मित्रों? नासिर मोहम्मद। तो कतलू खां और नासिर मोहम्मद को है मित्रों उड़ीसा अभियान के दौरान है इनको हराया था और उड़ीसा विजय प्राप्त की थी। अब मित्रों ध्यान रखना, बिहार की सूबेदारी के दौरान ही, बिहार की सूबेदारी के दौरान ही 1589 में है इनके पिता भगवंत दास की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। बिहार की सूबेदारी में ही, बिहार की सूबेदारी के दौरान ही इनके पिता भगवंत दास की मृत्यु हो गई थी 1589 में। इसलिए ये उस समय आमेर तो नहीं जा सके, इसलिए इनका राज्याभिषेक कहां पर हो गया मित्रों? इनका राज्याभिषेक 1589 में प्रथम बार कहां पर हुआ? बिहार में हुआ, बिहार के पटना में हुआ था। ठीक है मित्रों, प्रथम बार राज्याभिषेक कहां पर हुआ? बिहार में, क्योंकि इनकी पिता की मृत्यु के समय ये बिहार अभियान पर थे। ठीक है, इसके बाद में देखिए मित्रों, नेक्स्ट देखिए, हाँ अब जब इस समय इनका राज्याभिषेक हुआ मित्रों, तो प्रथम बार जब राज्याभिषेक हुआ, प्रथम बार राज्याभिषेक हुआ बिहार में, तो इस समय अकबर ने इन्हें 5000 का मनसब प्रदान किया। अकबर ने 5000 का क्या दिया मित्रों? मनसब प्रदान किया। अकबर ने 5000 का मनसब प्रदान किया। और बाद में मित्रों इसी मनसब को 1605 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 7000। कितने कर दिए गए? 7000। तो 1605 में मनसब 7000 कर दिया गया। मनसब 7000 कर दिया गया तथा
तथा अकबर ने इन्हें फरजंद की उपाधि दी, तथा अकबर ने इन्हें कौन सी उपाधि दी? फरजंद की उपाधि दी, फरजंद की उपाधि दी, तथा अकबर ने इन्हें कौन सी उपाधि दी? अकबर ने इन्हें मित्रों फरजंद की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? फरजंद। फरजंद अर्थात दत्तक पुत्र, गोद लिए हुए पुत्र के समान, फरजंद की उपाधि अर्थात दत्तक पुत्र। अब रंजन जी पूछ रहे हैं बायोलॉजी की क्लास नहीं होगी क्या? मुझे नहीं पता भाई किसकी क्लास होगी किसकी नहीं होगी। मैं मेरी क्लास बता सकता हूं कि होगी, बाकी आप मैनेजमेंट से संपर्क करें। ऐसे प्रश्न हुआ, मुझे मेरे पास इनका कोई जवाब नहीं है। यदि होता तो मैं कब का दे चुका होता। आपके मैसेज आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, तो अकबर ने इन्हें 7,000 की मनसब दी। तो मित्रों राजस्थान का राजपूताने का ऐसा शासक, एकमात्र शासक ये मान सिंह ही था जिसे 7,000 की मनसबदारी प्राप्त हुई थी। ये ध्यान में रखना आपको। राजपूताने का राजस्थान का एकमात्र शासक जिसे 7,000 की मनसबदारी मिली वो कौन था? मान सिंह था। और पूरे राजपूताने की बात की जाए तो दो ही शासक ऐसे थे, एक तो मान सिंह और एक था गुजरात का था राजपूत शासक था अजीज कोका, मिर्जा अजीज कोका नाम से था ऐसा। तो राजपूताने के मुगल काल में मुगलों ने दो ही लोगों को या दो ही व्यक्तियों को है मित्रों 7,000 की मनसब 7,000 की मनसब। एक तो थी इस मान सिंह को, एक गुजरात का था मिर्जा अजीज कोका। तो मिर्जा अजीज कोका को भी मित्रों 7,000 का मनसबदारी मिली थी। तो राजस्थान का तो ये एक ही था मान सिंह। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का ऐसा शासक जिसे 7,000 की मनसबदारी मिली वो था कौन था मित्रों? आपका मान सिंह था। अकबर ने इसे प्रदान की थी। ठीक है मित्रों, चलो इतना क्लियर हो गया। बिहार की सूबेदारी के बाद में अब आएगी मित्रों बंगाल की सूबेदारी। बंगाल की सूबेदारी। और मित्रों बंगाल की सूबेदारी इस ये 1594 से लेकर 96 तक रहता है। बंगाल की सूबेदारी में 2 वर्षों तक रहता है। देखो 1594 से 96 तक। हाँ, अब देखिए मित्रों बंगाल की सूबेदारी के दौरान, बंगाल की गवर्नर के दौरान इसने क्या किया? एक तो बंगाल के शासक थे ईसा खां। बंगाल के शासक कौन थे मित्रों? ईसा खां। और कौन था? सुलेमान खां। कौन था? ईसा खां, सुलेमान खां और केदार कायत, इनको हराया था। बंगाल की सूबेदारी के दौरान इन्होंने मित्रों ईसा खां, सुलेमान खां और केदार कायत। और मित्रों जब केदार कायत के साथ युद्ध हो रहा था, मान सिंह का केदार कायत के साथ मित्रों जब युद्ध हो रहा था तो इस केदार कायत के पास शिला देवी की मूर्ति थी। मैंने आपको लोक देवियों में पढ़ाया था ना, जब लोक देवियां पढ़ाई थी आज से 10-12 दिन पहले, उसने ये पढ़ाया था मैंने शिला देवी पढ़ाई थी, आमेर के कछावा वंश की इष्ट देवी। ये जो शिला देवी है इसकी मूर्ति किसके पास थी? केदार कायत के पास। और मान सिंह इस केदार कायत को हरा नहीं पा रहा था। तब मान सिंह को पता चला कि जब तक केदार कायत के पास शिला देवी की मूर्ति है तब तक केदार कायत को हराना असंभव है। तब मान सिंह ने जब केदार कायत शाम के समय इस माता की पूजा अर्चना कर रहा था तो पूजा अर्चना के समय पूजा में विघ्न डालकर है इसको है इस शिला माता की मूर्ति को यहाँ से है फेंकवाया गया। और फिर समुद्र से इस माता की मूर्ति निकाल कर कहां पर लाया? इस माता की मूर्ति कहां पर लाई गई? इस माता की मूर्ति आमेर में लाई गई। कहां पर लाई गई? आमेर में, आमेर दुर्ग में स्थापित की। हाँ, आमेर दुर्ग में स्थापित की। ठीक है, तो शिला माता की मूर्ति है वो आमेर दुर्ग में स्थापित किसने की थी मित्रों? इसी ने की थी। किसने की थी? इस मान सिंह ने की थी। ठीक है, अब देखो मित्रों बंगाल सूबेदारी के दौरान ही, बंगाल की सूबेदारी के दौरान ही यहाँ का एक शासक था कूच बिहार का शासक था लक्ष्मी नारायण। बंगाल की सूबेदारी के दौरान ही कूच बिहार का शासक कौन था मित्रों? लक्ष्मी नारायण। बंगाल की सूबेदारी के दौरान ही कूच बिहार का शासक कौन था? लक्ष्मी नारायण। और इस लक्ष्मी नारायण को हराया। और लक्ष्मी नारायण की बहन थी अबला देवी। बहन कौन थी इसकी? इसकी अबला देवी। इस अबला देवी के साथ विवाह किया।
अबला देवी के साथ विवाह किसने किया? मान सिंह ने। तो मित्रों मान सिंह ने बंगाल अभियान के दौरान कोच बिहार का शासक था लक्ष्मी नारायण। कौन था? कोच बिहार का शासक था लक्ष्मी नारायण। और लक्ष्मी नारायण को हराकर लक्ष्मी नारायण की बहन कौन थी? अबला देवी। लक्ष्मी नारायण की बहन अबला देवी के साथ विवाह किया था। किसने किया था मित्रों? इसी मान सिंह ने किया था। ठीक है, हाँ, तो ये था बंगाल अभियान 1594 से 96। 2 वर्षों तक ही रहा था मित्रों बंगाल अभियान के दौरान। उसके बाद में 1596 में क्या है कि जो मान सिंह है, ये मान सिंह है वो यहाँ पर क्या होता है? बीमार हो जाता है। और मान सिंह बीमार होकर है मित्रों अजमेर से ही क्या है वो है बंगाल का शासन प्रबंध संभालता है। अजमेर से बंगाल का शासन कार्य है वो संभालता है। इसके पश्चात है वो अपने पुत्र जगत सिंह को भेजता है। मान सिंह का पुत्र कौन था मित्रों? जगत सिंह। और जगत सिंह को 1596 में कहां पर भेजता है मित्रों? बंगाल भेजता है। बंगाल अभियान पर अपने पुत्र को भेजता है। और 1599 में, कब मित्रों? 1599 में मित्रों जगत सिंह की मृत्यु हो जाती है। हाँ, 1599 में मित्रों जगत सिंह की क्या हो जाती है मित्रों? मृत्यु हो जाती है। तो जगत सिंह की मृत्यु कब हुई? 1599 ईस्वी में। कब हुई? 1599 ईस्वी में जगत सिंह की क्या हो जाती है मित्रों? मृत्यु हो जाती है बंगाल अभियान के दौरान। तो ये मित्रों कौन सा अभियान था? इसका बंगाल अभियान था। अब देखिए मित्रों बंगाल अभियान के पश्चात जो शासक बनता है वो शासक बनता है जहांगीर। देखिए अकबर का पश्चात जो शासक बनता है कौन बनता है? जहांगीर शासक बनता है मित्रों 1605 में। 1605 में शासक कौन बनता है? जहांगीर। कौन बनता है? जहांगीर 1605 में शासक बनता है। और जहांगीर ने इसे कहां पर भेजा था? जहांगीर ने इसे 1614 ईस्वी में, 1614 ईस्वी में इलिचपुर, और इलिचपुर कहां पड़ता है मित्रों? महाराष्ट्र। इलिचपुर कहां पड़ता है मित्रों? महाराष्ट्र में। इलिचपुर कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो देखिए अकबर के साथ है इसकी है वो संबंध बहुत बढ़िया रहते। अकबर के साथ है वो मान सिंह के संबंध है वो बहुत बढ़िया रहते। लेकिन जैसे ही जहांगीर शासक बनता है तो जहांगीर के साथ है इसके वो है वो संबंध है इतने बढ़िया नहीं रहते हैं जितने हैं वो अकबर के साथ थे। तो जहांगीर शासक 1605 में बनता है और 1614 में है वो एलिचपुर महाराष्ट्र अभियान पर भेजता है जहांगीर। किसे? इस मान सिंह को। और एलिचपुर में मान सिंह की क्या हो जाती है मित्रों? 1614 में क्या हो जाती है मित्रों? मृत्यु हो जाती है। तो देखिए मित्रों वापस देखिए एक बार जितना मैंने आपको करवाया है वापस देखिए। बिहार की सूबेदारी कब मिलती है? 1587 से 1594 तक। ठीक है। गिद्धौर के राजा पूर्णमल जो बिहार का राजा था गिद्धौर का, उस पूर्णमल को हराया था। कब हराया था? इसी अभियान के दौरान हराया था। और बिहार की सूबेदारी के दौरान मित्रों उड़ीसा विजय प्राप्त की थी 1592 में। कब की थी? 1592 में उड़ीसा विजय प्राप्त की थी। और उड़ीसा में अफगान शासक था कतलू खां। कतलू खां था। कौन है? कतलू खां था। और उसके पुत्र नासिर मोहम्मद खां को हराया था। 1589 ईस्वी में, 1589 ईस्वी में प्रथम बार है बिहार में इसका राज्याभिषेक हुआ था इसके पिता की मृत्यु के पश्चात। और अकबर ने इस समय 5000 का मनसब दिया। बाद में मित्रों इसी मनसब को है वो बढ़ाकर 1605 में 7000 कर दिया गया था। ठीक है। और अकबर ने इसे फरजंद अर्थात दत्तक पुत्र की क्या दी थी मित्रों? उपाधि दी थी। ठीक है। बंगाल की सूबेदारी ये देखिए मित्रों 1594 से 96 तक। ठीक है। यहाँ के शासक ईसा खां, सुलेमान खां और केदार कायद को रहा। और केदार कायद से मित्रों शीला देवी की जो मूर्ति है वो लाकर आमेर दुर्ग में इसने स्थापित की। और शीला देवी क्या है मित्रों? आमेर की कछावा वंश की क्या है मित्रों? ये इष्ट देवी है। और आमेर की कछावा वंश की जो कुलदेवी है वो कुलदेवी मैंने आपको बताई थी पहले, वो है जमवाई माता। ठीक है। और कोच बिहार का शासक था मित्रों लक्ष्मी नारायण। कोच बिहार का शासक कौन था? लक्ष्मी नारायण। और इस लक्ष्मी नारायण को हराकर इसी बंगाल अभियान के दौरान लक्ष्मी नारायण की बहन थी अबला देवी। कौन थी? लक्ष्मी नारायण की बहन कौन थी मित्रों? अबला देवी। इस अबला देवी के साथ इसने विवाह किया था। फिर है 1596 में जब जो मान सिंह है वो बीमार हो जाता है। मान सिंह बीमार हो जाता है तो अजमेर से रहकर है वो बंगाल के प्रशासन का कार्य है वो संभालता है। और 1596 में अपने पुत्र जगत सिंह को बंगाल अभियान पर भेजता है। बंगाल अभियान पर भेजता है। हाँ। और 1599 में मित्रों जगत सिंह की क्या हो जाती है? हाँ 1599 में जगत सिंह की हो जाती है बंगाल अभियान के दौरान मृत्यु। इसके बाद में जहांगीर जब शासक बनता है 1605 में,
हाँ, जहांगीर जब 1605 में शासक बनता है तो जहांगीर के साथ है मान सिंह के संबंध उतने अच्छे नहीं रहते जितने अकबर के साथ थे, और जहांगीर 1614 में इन्हें एलिचपुर महाराष्ट्र अभियान पर भेजता है, जहां पर मान सिंह की क्या हो जाती है मित्रों, मृत्यु हो जाती है। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। अब मान सिंह की कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां देख लेते हैं। किन किन मंदिरों का निर्माण करवाया इसने, इसके दरबार में विद्वान कौन थे, उनकी भी थोड़ी सी चर्चा में कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मित्रों, हाँ नेक्स्ट देखिए मित्रों, मान सिंह ने मित्रों एक तो देखिए इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां, मान सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां देखते हैं मित्रों। देखिए एक तो देखो मित्रों, हमने संत संप्रदाय पढ़े थे, और संत संप्रदाय पढ़े थे उस समय मैंने आपको बताया था कि जो भारत में गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है वृंदावन में, वृंदावन में जो गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है, उस गौड़ीय संप्रदाय के मंदिर को निर्माण किसने करवाया था, वो मान सिंह ने करवाया था। 7 मंजिला मंदिर था जिसकी 3 मंजिलें है औरंगजेब ने तोड़वाई थी। ठीक है, तो वृंदावन में गौड़ीय संप्रदाय का राधा गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया, राधा गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। वृंदावन में गौड़ीय संप्रदाय को समर्पित राधा गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था मित्रों, वो मान सिंह ने करवाया था। जबकि राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर जयपुर में है। कहां पर है, जयपुर में है, और जिसका निर्माण किसने करवाया था, तो मित्रों राजस्थान में जो गौड़ीय संप्रदाय का राधा गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है, उसका निर्माण है वो सवाई जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, सवाई जय सिंह ने, न कि मान सिंह ने। मान सिंह ने मुख्य पीठ वृंदावन वाले मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब मित्रों जो मान सिंह है, मान सिंह की पत्नी थी कनकावती, उस कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में, हाँ मान सिंह की पत्नी थी, हाँ कौन थी, कनकावती। कनकावती का पुत्र था जगत सिंह और मान सिंह का पुत्र था जगत सिंह। उस जगत सिंह की याद में है वो एक मंदिर बनाया था, जगत शिरोमणि मंदिर। कौन सा, जगत शिरोमणि मंदिर। और मित्रों इस जगत शिरोमणि मंदिर को क्या कहते हैं, इसे मीरा मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि मीरा है भगवान श्री कृष्ण की जिस पत्थर की, जिस मूर्ति की पूजा करती थी वह इसी मंदिर में रखा हुआ था, इसलिए जगत शिरोमणि मंदिर को मीरा मंदिर भी कहते हैं। तो मान सिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में आमेर दुर्ग में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया जिसे मीरा मंदिर भी कहते हैं, जिसे मीरा मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, हाँ यानी मीरा है भगवान श्री कृष्ण की जिस प्रतिमा की पूजा करते थे मित्रों, वह कृष्ण की प्रतिमा है वो इसी मंदिर में रखी हुई थी, जगत शिरोमणि मंदिर में, इसीलिए इसे क्या कहते हैं मित्रों, मीरा मंदिर भी कहते हैं। ठीक है मित्रों, हाँ अब मित्रों जो मान सिंह है, इस मान सिंह ने बिहार में है वो मानपुरा नगर बसाया था। मान सिंह ने बिहार में मानपुरा नगर की स्थापना की थी, और इसने मित्रों जो एक है अकबर नगर की स्थापना है वो बंगाल में की थी। तो मान सिंह ने बिहार में मानपुर नगर, बिहार में मानपुर नगर तथा बंगाल में
बंगाल में अकबर नगर, अकबर नगर जिसे राजमहल भी कहते हैं, बसाए। तो बिहार में मानपुर नगर, मित्रों बिहार में मानपुर नगर, बिहार में मानपुर नगर और बंगाल में अकबर नगर। और बिहार में ही दो मंदिर भी बनाए थे इसने मित्रों, भवानी शंकर और महादेव जी के मंदिर। भवानी शंकर और महादेव जी के मंदिर वो मित्रों बिहार में ही बनाए थे इसने, किसने? मान सिंह ने। तो बिहार में मानपुर नगर बसाया और अब बंगाल में अकबर नगर। और जब बंगाल की अभियान, बंगाल की इसे सूबेदारी दी गई थी, बंगाल की सूबेदारी दी गई थी मित्रों, तो बंगाल की सूबेदारी के दौरान ही, बंगाल की सूबेदारी के दौरान ही इसने जो बंगाल की राजधानी थी टंडा, बंगाल की राजधानी क्या थी मित्रों? टंडा। और राजधानी टंडा से इसने परिवर्तित करके अकबर नगर को है उसको राजधानी बनाया था। तो बंगाल की राजधानी टंडा को परिवर्तित करके टंडा की जगह अकबर नगर को इसने क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। ठीक है मित्रों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में देखिए आमेर में महलों का निर्माण भी इसने करवाया था। आमेर में जो महल है, आमेर के महल है, आमेर के महलों का निर्माण मान सिंह ने करवाया था। अब मान सिंह का दरबारी विद्वान था, विद्वान मान सिंह के दरबारी विद्वान तो मुरारी दास, मुरारी दास, मान सिंह का दरबारी विद्वान कौन था मित्रों? मुरारी दास। हाँ, मुरारी दास ने एक ग्रंथ लिखा। मुरारी दास ने कौन सा लिखा? मान प्रकाश। ये प्रश्न आता है कई बार, मान प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा मित्रों? मान प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा? मान प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा? हाँ, मान प्रकाश ग्रंथ मित्रों मुरारी दास ने लिखा था। ठीक है। एक मान सिंह का दरबारी था जगन्नाथ, कौन था मित्रों? जगन्नाथ। इसने एक ग्रंथ लिखा मान सिंह कीर्ति मुक्तावली, मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। मान सिंह का दरबारी कौन था मित्रों? मान सिंह का दरबारी था जगन्नाथ। और जगन्नाथ ने कौन सा ग्रंथ लिखा? मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। कौन सा ग्रंथ लिखा? मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। ठीक है। इसके बाद में देखिए मित्रों मान सिंह का भाई था, मान सिंह का भाई था मित्रों माधो सिंह। कौन था मित्रों? मान सिंह का छोटा भाई कौन था? माधो सिंह। और इस माधो सिंह के आश्रय में, मान सिंह के छोटे भाई कौन थे मित्रों? माधो सिंह। और माधो सिंह के आश्रय में, माधो सिंह के आश्रय में मित्रों पुंडरीक विठल ने कुछ ग्रंथ लिखे। मान सिंह के भाई माधो सिंह के आश्रय में पुंडरीक विठल ने कौन से ग्रंथ लिखे? तो पुंडरीक विठल ने मित्रों रागमाला, कौन सा लिखा? रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, दूनी प्रकाश, नर्तन निर्णय, ये सारे ग्रंथ लिखे। हाँ मित्रों, मान सिंह का भाई था माधो सिंह और माधो सिंह के निर्देशन में पुंडरीक विठल ने, किसने? पुंडरीक विठल ने कौन से ग्रंथ लिखे? रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, दूनी प्रकाश और नर्तन निर्णय। दूनी प्रकाश और नर्तन निर्णय ये ग्रंथ किसने लिखे मित्रों? ये 5 ग्रंथ किसने लिखे? ये पांचों ग्रंथ पुंडरीक विठल ने लिखे। किसने लिखे मित्रों? पुंडरीक विठल ने लिखे। किसके निर्देशन में? मान सिंह के भाई माधो सिंह के आश्रय में। ठीक है। हाँ, और इसी के काल में माधो सिंह के आश्रय में मित्रों दलपत राज, कौन है? दलपत राज। दलपत राज ने एक ग्रंथ लिखा पत्र प्रशस्ति। कौन सा लिखा मित्रों? दलपत राज ने पत्र प्रशस्ति व पावन पश्चिम, पत्र प्रशस्ति और पावन पश्चिम ग्रंथ लिखे। दलपति राज ने कौन से ग्रंथ लिखे? पत्र प्रशस्ति और पावन पश्चिम, पावन पश्चिम ग्रंथ किसने लिखे? दलपति राज ने। इसी के काल में संत दादू पढ़ाया था मैंने आपको, संत दादू दयाल ने दादू दयाल वाणी ग्रंथ लिखा था। संत दादू ने दादू दयाल वाणी ग्रंथ है वो मान सिंह के काल में ही लिखा था। मान सिंह के दरबारी विद्वान और थे मित्रों हरिनाथ व सुंदरदास। मान सिंह के दरबारी विद्वान और कौन थे? हरिनाथ व सुंदरदास। ये भी किसके दरबारी विद्वान थे? मान सिंह के। मान सिंह के दरबारी विद्वान कौन थे मित्रों? हरिनाथ व सुंदरदास।
तो हरिनाथ और सुंदरदास किसके दरबारी थे मित्रों? मान सिंह के। मान सिंह के दरबारी थे हरिनाथ और सुंदरदास, ये मान सिंह के दरबारी विद्वान थे मित्रों। ठीक है मित्रों। अब मित्रों अंतिम लाइन देखे चर्चा करते हैं। एक मैंने आपको पोएट्री कला पढ़ाई थी, ब्लू पोएट्री कला। वो ब्लू पोएट्री कला भी लाहौर से कौन लेकर आए थे? मान सिंह लेकर आए थे। मैंने पढ़ाई थी आपको हस्तकला में। ठीक है, अंतिम लाइन देखते हैं मित्रों। इतिहासकार था ब्लोचमैन। कौन था? ब्लोचमैन। और एक आता है उल्लेख जहांगीर। दिख रहा है? इतिहासकार कौन है? इतिहासकार ब्लोचमैन। कौन है? इतिहासकार ब्लोचमैन और जहांगीर क्या कहते हैं? इतिहासकार ब्लोचमैन और जहांगीर का कथन क्या है मित्रों? तो इतिहासकार ब्लोचमैन और जहांगीर के अनुसार इस मान सिंह के कुल 1500 रानियां थी। कितनी थी? 1500 रानियां। इतिहासकार ब्लोचमैन के अनुसार मान सिंह की कितनी रानियां थी? 1500 रानियां थी, जिनमें से मान सिंह की मृत्यु पर है वो 60 रानियां सती हुई थी। 60 रानियां कितनी हुई थी? सती हुई थी। और ये किसी भी राजा पर सती होने वाली है संख्या है वो सर्वाधिक बताई गई है। तो किसी भी राजा पर सती होने वाली सर्वाधिक जो रानियों की संख्या है वो इसी की थी, 60 रानियां है कहते कि सती हुई थी। तो इतिहासकार ब्लोचमैन और जहांगीर के अनुसार किस शासक पर है वो 60 रानियां सती हुई थी या उसके 1500 रानियां थी? तो मित्रों ये 1500 रानियां किसके थी? वो आपके मान सिंह की थी। किसके थी मित्रों? मान सिंह की थी। ठीक है मित्रों। अब एक बार अंतिम पॉइंट है मित्रों, एक बार रिपीट कर लीजिए, यहां से प्रश्न आ जाते हैं। अंतिम पॉइंट है सभी सांस्कृतिक उपलब्धियों में वृंदावन में गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर राधा गोविंद देव जी। राधा गोविंद देव जी का मंदिर किसने बनाया मित्रों? राधा गोविंद देव जी का मंदिर मान सिंह ने बनाया था। मान सिंह की पत्नी है वो कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ बनाया मित्रों? जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर बनाया था? आमेर दुर्ग में। इसे क्या कहते हैं? मीरा मंदिर कहते हैं। मान सिंह ने बिहार में मानपुर नगर और बंगाल में अकबर नगर ये बसाए थे। ठीक है मित्रों। मान सिंह का दरबारी मुरारीदास ने मान प्रकाश ग्रंथ लिखा। जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली ग्रंथ लिखा था। इसका भाई है माधो सिंह के आश्रय में पुंडरीक विठल ने रागमाला, रागमंजरी, राग चंद्रोदय, ध्वनि प्रकाश ग्रंथ लिखे। नर्तन निर्णय भी लिखा। दलपत राज ने पत्र प्रशस्ति और पावन पश्चिम ग्रंथ लिखा। संत दादू ने दादू दयाल री वाणी ग्रंथ लिखा। और हरिनाथ और सुंदरदास जैसे दरबारी विद्वान किसके थे? मान सिंह के थे। और इतिहासकार ब्लोचमैन और जहांगीर के अनुसार मान सिंह के कितनी रानियां थी? 1500, जिनमें से कितनी रानियां है वो मान सिंह की मृत्यु पर सती हुई थी मित्रों। तो मान सिंह की मृत्यु पर कितनी रानियां सती हुई थी मित्रों? मान सिंह की मृत्यु पर है वो है 60 रानियां सती हुई थी। ठीक है मित्रों। अब देखिए मित्रों मान सिंह के बाद में शासक कौन बनेगा? मान सिंह के बाद में उनका पुत्र शासक बनेगा भाव सिंह। कौन बनेगा मित्रों? भाव सिंह। और भाव सिंह की निसंतान मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद में मान सिंह का जो पुत्र था ना जगत सिंह, इस जगत सिंह का पुत्र था महासिंह। और महासिंह का पुत्र आएगा मिर्जा राजा जय सिंह, जिसे मिर्जा राजा कहते हैं, जय सिंह प्रथम। वो महासिंह का पुत्र जय सिंह प्रथम शासक बनेगा और उसकी चर्चा हम करेंगे कल 2 बजे। ठीक है मित्रों। तो कल ध्यान रखना मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में अध्ययन करेंगे।